जय हिंद दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे क्लासेस में। जैसा कि एसएससी के लिए हमारे हिंदी के प्रैक्टिस सेट चल रहे थे, तो आज हमारा जो अगला प्रैक्टिस सेट आता है वो देखते हैं। तो अगला प्रैक्टिस सेट का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमारा था कि निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। तो निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन ए आता है दिल्ली, ऑप्शन बी जो आता है वो हमारा आता है लड़का, ऑप्शन सी आता है मोहन, ऑप्शन डी जो हमारा आता है वो आता है हमारा बीमारी। बीमारी। तो हमें इसमें भाववाचक संज्ञा बतानी है। चार विकल्प दिए हैं, ऑप्शन ए दिल्ली, लड़का, मोहन और बीमारी। इसमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है। बात करें ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए में दिया हमारा दिल्ली। दिल्ली हमारा भाववाचक संज्ञा नहीं, ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बात करते हैं लड़का की, तो लड़का हमारा जातिवाचक के अंतर्गत आता है। अगर लड़के का कोई पर्सनली नाम दिया था तो वो भी हमारा व्यक्तिवाचक के अंतर्गत ही आता। जैसे मोहन है तो मोहन हमारा व्यक्तिवाचक के अंदर आएगा, और लड़का है हमारा, ये हमारा जातिवाचक के अंदर आएगा। जातिवाचक संज्ञा मोहन, ये भी हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। बात करते बीमारी, तो बीमारी हमारी भाववाचक संज्ञा है। बीमारी क्या है, तो भाववाचक संज्ञा। तो निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है, तो बीमारी। बीमारी हमारी क्या है, भाववाचक संज्ञा। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है कि चिड़िया चिड़िया आकाश में चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं। चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं। वाक्य में उड़ रही क्रिया है। वाक्य में उड़ रही क्रिया है। तो चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, बताना क्या जो वाक्य में जो उड़ रही हैं ये कौन सी क्रिया है। तो ऑप्शन ए आता है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। ऑप्शन बी जो हमारा आता है वो था अपूर्णकालिक क्रिया। अपूर्णकालिक क्रिया। ऑप्शन सी हमारा आता है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। लास्ट ऑप्शन आता है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। तो वाक्य हमारा दिया गया कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो उड़ रही में कौन सी क्रिया है। ऑप्शन ए आता है प्रेरणार्थक क्रिया, अपूर्णकालिक क्रिया, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा कि जो चिड़िया आकाश में उड़ रही में हमारा अकर्मक क्रिया है। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है कि मुसीबत मुसीबत में और मुसीबत में और मुसीबत आना किस मुहावरे का अर्थ है। तो मुसीबत में और मुसीबत आना किस मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए आता है ओछे का प्रीति बालू की नीति। ओछे का प्रीति बालू की नीति। तो ये ऑप्शन ए हो गया, ओछे का प्रीति बालू की नीति। अगला था कंगाली में आटा गीला। कंगाली में आटा गीला। ऑप्शन सी जो आता है एक अनार 100 बीमार। एक अनार 100 बीमार। तो लास्ट ऑप्शन जो आता है वो आता है ककड़ी चोर और ककड़ी
चोर और फांसी की सजा, चोर और फांसी की सजा, फांसी की सजा। तो मुसीबत में और मुसीबत आना किस मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन ए आता है ओछे का प्रीति बालू की नीति। ऑप्शन बी आता है कंगाली में आटा गीला। एक अनार 100 बीमार, कंकड़ी की और कंकड़ी चोर और फांसी की सजा। इसका अर्थ होता है अपराध के लिए बड़ी सजा नहीं दी जाती, अपराध के लिए, अपराध के लिए बड़ी सजा नहीं दी जाती, के लिए बड़ी सजा नहीं दी जाती। तो ककड़ी चोर और फांसी की सजा क्या होता है? अपराध के लिए बड़ी सजा नहीं दी जाती। तो मुसीबत में और मुसीबत आना मतलब कि कंगाली में आटा गीला होना। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा कि मुसीबत में और मुसीबत आने का अर्थ होता है कंगाली में आटा गीला। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि सेठ जी, सेठ जी का हिसाब लेते हैं, हिसाब लेते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो सेठ जी का हिसाब लेते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ऑप्शन ए था पानी पानी। ऑप्शन बी आता है हमारा बात बात। ऑप्शन सी आता है पाई पाई। ऑप्शन डी आता है हमारा कदम कदम। तो सेठ जी हिसाब लेते हैं किसका? ऑप्शन ए पानी पानी, बात बात, पाई पाई और कदम कदम। तो सेठ जी पाई पाई का हिसाब लेते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। मतलब कि सेठ जी एक एक रुपए का हिसाब लेते हैं, तो सेठ जी पाई पाई का हिसाब लेते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 5, वो क्या कहता है? तो वो अगला क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि अली का पर्यायवाची चुनकर, अली का पर्यायवाची चुनकर, अली का पर्यायवाची चुनकर निम्न वाक्य, चुनकर निम्न वाक्य पूर्ण कीजिए। अली का पर्यायवाची चुनकर निम्न वाक्य पूर्ण कीजिए। वाक्य हमारा है कि फूल पर, फूल पर गुनगुनाता है, गुन गुनाता है। तो फूल पर गुनगुनाता है, अली का पर्यायवाची क्या होता है? ऑप्शन ए आता है हमारा अब्ज। बी आता है वास। सी आता है हमारा भ्रंग, भ्रंग। और डी आता है काक। काक तो कौवे का होता है, अब्ज कमल का होता है। बात करें भ्रंग की, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा कि फूल पर अली का पर्यायवाची बताना है, जिसके लिए हमारा ऐसा पर्यायवाची जिससे ये वाक्य हमारा पूर्ण हो जाए। तो फूल पर क्या गुनगुनाता है? तो भ्रंग मीन्स होता है भौरा, भ्रंग मीन्स होता है भौरा। तो फूल पर क्या गुनगुनाता है? वो फूल पर भौरा गुनगुनाता है। तो ऑप्शन सी होगा जो हमारा राइट आंसर होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि
सोने को स्वर्ण कहो, सोने को स्वर्ण कहो, सोने को स्वर्ण कहो या उसकी उसकी कीमत, सोने को स्वर्ण कहो या उसकी कीमत कम नहीं होती। तो सोने को स्वर्ण कहो, उसकी कहो या उसकी कीमत कम नहीं होती, बताना क्या है? तो सोने का पर्याय सोने का पर्याय से उपयुक्त वाक्य पूरा करना है। तो ऑप्शन ये आता है नीलम, बी आता है अभ्रक, ऑप्शन सी आता है हमारा हीरक, डी आता है कनक। तो हो सोने को स्वर्ण कहो या उसकी कीमत कम नहीं होती, ऑप्शन नीलम, अभ्रक, हीरक या कनक। तो सोने का पर्याय क्या होता है? कनक। कनक, एक कनक का अर्थ होता है सोना। और जब बोलते हैं, अगर मुहावरा सॉरी अलंकार आता है, कनक कनक ते सोगनी मात के तरह दिखाए बोराए जगवा खाए बोरा, तो एक कनक का अर्थ होता है हमारा सोना और एक कनक का अर्थ होता है हमारा धतूरा। तो यहाँ क्या बताए? सोने का बताना, तो एक कनक का अर्थ है सोना, तो ऑप्शन डी हमारा जो होगा वो राइट आंसर होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि उस विकल्प उस विकल्प का चयन करें का चयन करें जो दिए गए जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है, जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। तो उस विकल्प का चयन करें, दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। वाक्य हमारा दिया गया है कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है। ऑप्शन ए आता है दूसरों का नाम, दूसरों का नाम। ऑप्शन बी आता है हमारा अपना नाम, अपना नाम। सी आता है संबंध का नाम, संबंध का नाम। ऑप्शन डी आता है सभी का नाम या फिर सबका नाम। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए आता है दूसरों का नाम, अपना नाम, संबंध का नाम या फिर सबका नाम। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, जो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि हिंदी में हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है, हिंदी में अल्प विराम का हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है। तो हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह कौन सा होता है? ऑप्शन ए आता है बी, सी आता है और डी आता है हमारा। तो हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह कौन सा था? ऑप्शन एक बार ये तो मतलब विस्मयादिबोधक का चिन्ह, ऑप्शन एक बार क्या तो विस्मयादिबोधक। कौन सा रहता? तो ये विस्मयादिबोधक का होता है। बी की बात करें तो ये प्रश्नवाचक होता है हमारा। सी होता है पूर्ण विराम। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, जिसको बोलते हैं कॉमा। अल्प विराम का चिन्ह कौन सा था? तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अगर बोले इसको बोलते क्या बोलते हैं तो कॉमा। इतना नोट डाउन कर लीजिए।
इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि आगरा किस बोली का क्षेत्र है? आगरा किस बोली का आगरा किस बोली का क्षेत्र है? तो आगरा किस बोली का क्षेत्र है? ऑप्शन ए आता है अवधी। अवधी। ऑप्शन में तो खड़ी बोली। खड़ी बोली। ऑप्शन सी जो आता है वो आता है हमारा छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी। ऑप्शन डी आता है ब्रजभाषा। तो क्वेश्चन हमारा है कि आगरा किस बोली का क्षेत्र है? तो आगरा ऑप्शन नंबर है अवधि की। तो अवधि अवध साइड की बोली है। खड़ी बोली छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ की ब्रजभाषा। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा कि आगरा किस बोली का क्षेत्र है? तो ब्रजभाषा का। जो मथुरा साइड बोली आती है वो ब्रजभाषा ही बोली आती है। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है कि विज्ञान शब्द में विज्ञान शब्द में उपसर्ग है। विज्ञान शब्द में उपसर्ग है। तो विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए आता है विज्ञ। बी आता है वी। ऑप्शन सी आता है ज्ञान। और ये था अन्न। तो विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? विज्ञान शब्द में उपसर्ग बताना है। तो विज्ञान शब्द में उपसर्ग है वी, जो कि पूर्ण वाक्य। तो ऐसा जब भी उपसर्ग में बताना है तो जब हमने पहले ही बताया था कि जब थ्योरी पढ़ाई थी कि अगर शब्द को ऐसे तोड़ा कि दोनों के पूर्ण अर्थ निकले, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। इसी तरह अगला आता है कि हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन ए आता है हमारा भारत भारती। भारत भारती। ऑप्शन बी आता है हमारा बाल साहित्य पुरस्कार। बाल साहित्य पुरस्कार। ऑप्शन सी आता है हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार। और लास्ट ऑप्शन जो आता है वो आता है हमारा भाषा सम्मान। लास्ट ऑप्शन हमारा आता है भाषा सम्मान का। तो हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार हमारा आता है वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। इसी तरह अगला आता है निम्न में से काकल्य वर्ण है। निम्न में से काकल्य वर्ण है। तो काकल्य वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए आता है हमारा हाँ। बी आता है ल। सी आता है लुंठित। डी आता है हमारा तालु। तो निम्न में से काकल्य वर्ण कौन सा है? इसमें काकल्य वर्ण कौन सा है? ह, ल, लुंठित या तालु। काकल्य वर्ण कौन सा था जिनको बोलने से मुंह कंठ में तुरंत? तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा कि निम्न से काकल्य वर्ण कौन सा है? तो हा हमारा काकल्य वर्ण है। इतना नोट डाउन कर लीजिए।
अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है बंगाल का काव्य, बंगाल का काव्य, बंगाल का काव्य के लेखक कौन है? के लेखक कौन है? तो बंगाल के काव्य के लेखक कौन है? ऑप्शन ए आता है निर्मल शर्मा, निर्मल शर्मा। ऑप्शन बी आता है हमारा हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन डी जो सॉरी सी आता है ऑप्शन हमारा, ऑप्शन सी आता है वो आता है भीष्म साहिनी, भीष्म साहिनी। और डी आता है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बंगाल का काव्य के लेखक कौन है? ऑप्शन आता है निर्मल शर्मा, हरिवंश राय बच्चन, भीष्म साहिनी या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा कि बंगाल का काव्य के लेखक कौन है, तो वो है हरिवंश राय बच्चन। इस तरह अगला आता है कि हिंदी, हिंदी साहित्य, सॉरी हिंदी भाषा का हिंदी भाषा का हिंदी भाषा का प्रारंभ काल कब से माना जाता है? हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है? कब से माना जाता है? तो हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन ए आता है हमारा वैदिक युग से, वैदिक युग। ऑप्शन आता है 1000 ईस्वी में। ऑप्शन सी आता है हमारा हड़प्पा काल से, हड़प्पा काल से। और लास्ट ऑप्शन जो हमारा आता है वो आता है कि ईसा की 6ठी शताब्दी से, ईसा की 6ठी शताब्दी से। तो हिंदी में भाषा का प्रारंभ कब से माना था? ऑप्शन ए आता है कि वैदिक युग से, 1000 ईस्वी से, या हड़प्पा काल से, ईसा की 6ठी शताब्दी से। तो हम बताएं हिंदी भाषा का प्रारंभ 1000 ईस्वी से माना जाता है। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है कि अल्प शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा? विलोम शब्द कौन सा होगा? तो अल्प शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन है तो लभ्य, ऑप्शन बी था अधिक, सी था अनद, डी था अनातप। तो अल्प शब्द का विलोम मतलब अल्प में से होता थोड़ा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, अल्प का होता अधिक। बता लभ्य की तो लभ का होता अलभ्य, अनद की तो धनी, और अनातप का होता है संताप, अनातप का होता है संताप। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे तो हमारे चैनल अंकुर क्लासेस को सब्सक्राइब करें।